पता है किस लेवल का। माता जी आई, उनकी उम्र लगभग 70 के आसपास तो होगी। कह रही थी कि बेटा मैंने भी ट्रेंड कर दे, मैं भी बोल दूंगी ऐसे। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए माता जी के लिए, है ना। ये जुनून अगर हम समाज में दे पाते हैं या ये समझ दे पाते हैं तो अपना तो आज पूरा हो गया। कल ना अपना राम नाम हो जो पूरा, अपन कुछ नहीं चंदा, है नहीं। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतना ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद। भाई सोमदेव जी कुछ कह रहे थे, दो चार मिनट के लिए, और फिर चलेंगे अपने अपने प्रस्थान करेंगे अपने। आप सभी को पुनः नमस्ते। कुछ साथियों के सवाल थे, 10 मिनट ही लूंगा, 10 मिनट की बोला। तो एक एनओसी का जवाब आपको मिल गया होगा। दूसरा कि पुलिस का रोल क्या होगा आवेदन के लगने के बाद। जो पुलिस का रोल होगा आवेदन लगने के बाद वो यही होगा कि जब आप आवेदन लगा दोगे बैंक और पुलिस को एफआईआर कर दोगे, ना तो बैंक वाले आएंगे और ना ही पुलिस आएगी आपके बीच। बाई चांस यदि बैंक वाले आपके खिलाफ फिर भी कार्रवाई करते हैं तो आपको बैंक वालों और पुलिस वालों से बात कैसे करनी है। आपको जब बैंक वाले आए तो बैंक वालों से यही कहना है कि हमने आपको एक लीगल नोटिस दिया जी, एक आवेदन दिया है लिखित में, आप इसका लिखित में जवाब दे दीजिए। क्योंकि जो बैंकिंग प्रणाली है, बैंकिंग सिस्टम है, ये लिखित में काम करता है और हम लिखित में ही जवाब चाहते हैं। किसी भी बैंक या संस्था या संगठन या पार्टी का ये मौलिक कर्तव्य या दायित्व होता है, यदि उसका कोई समर्थक या फिर उसका कोई क्लाइंट है, उसके सवाल पूछे जाने पर या कोई संशय उत्पन्न होने पर उसको जवाब देना पड़ता है। वो जवाब देंगे। यदि वो आपका जवाब नहीं देते हैं तो भी वो गैर कानूनी रूप से आपके साथ लेन देन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा, यदि पुलिस आपके बीच आती है, जो पुलिस आपके बीच आएगी, जब बैंक वाले कब्जा लेने के लिए आएंगे तो पुलिस से आपको यही बात करनी है कि बैंक और हमारे बीच पुलिस आ नहीं सकती, आप लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है। और एक्चुअल में पुलिस के पास कोई राइट्स होता भी नहीं है। क्योंकि सुनील भाई नाम ले रहे थे, मैं भी बता रहा था, जो इनका बाप है रोथचाइल्ड, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट की भी औकात नहीं है कि वो उसके खिलाफ चले जाएं। इसीलिए ना तो पुलिस को ना किसी मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग दी जाती है इस पैसे के खिलाफ। इसीलिए ना तो कोई मजिस्ट्रेट आपके इस बैंक और आपके बीच आ सकता है, ना कोई पुलिस आ सकती है। बाई चांस यदि आप पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी जाते हो तो आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी सेल हुई पड़ी है, उस प्रॉपर्टी सेल के बाद आप उस मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करते हो तो आपके ऊपर वो अवहेलना या अपमान का आरोप लगाएंगे। तो इसमें आपको मानसिक रूप से इतना तैयार होना पड़ेगा कि जब वो आपको सम्मन भेजेगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो उसमें आपको ये जवाब देना होगा कि यदि मैंने गैर कानूनी रूप से काम किया है, यदि आपने जो मेरे प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये जो प्रस्ताव पारित किया था, यदि आपको लगता है कि ये पूरा कानूनी रूप से आपने किया है तो आप मुझे सिद्ध कीजिए। और यदि आप इन बैंक वाले रिकवरी वाले गुंडों की तरह यदि ऐसे ही नोटिस जारी करते रहोगे, हाँ मैंने कानून की अवहेलना की है, आप इसके लिए मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे जो बैंक वालों से सवाल पूछे हैं इनके मुझे लिखित में जवाब चाहिए। मेरे जो सवाल हैं ये कोई निराधार नहीं है। वो सारे सवाल वही पूछे हैं जो सुनील भाई ने आपको बताया कि कम से कम ये तो बताओ कि जिस करेंसी में आप लेन देन कर रहे हो उस करेंसी का स्टैंडर्ड क्या है। उस मजिस्ट्रेट को समझाओ कि जिसमें ही ट्रेड कर रहे हैं उसकी तो कोई आधार ही नहीं है, ये तो देश की जनता के साथ फ्रॉड कर रहे हो। और फिर पुलिस जब आती है तो पुलिस को आप बैंक वालों के साथ ये बोलिए कि आपको हमने एफआईआर दी थी क्योंकि आपको पहले सारी कार्रवाई करनी है, क्योंकि आप जब आवेदन बनवाओगे तो ये बार बार आपके सामने समस्याएं आएंगी। क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं, हमको ये सारी बातें पता है, इसलिए जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जब पुलिस आ भी जाए तो उसको यही बारंबार आपको सवाल करना है कि आप किस कानून के तहत यहाँ आए हो, हमने आपको एफआईआर दी थी, क्या आपने हमारी कंप्लेंट्स की जांच की, उस पर कार्रवाई की, नहीं की तो फिर आपने एक पक्ष
कि सुनकर आप यहाँ क्यों आ गए? आप निष्पक्ष भाव से जांच कीजिए। ये सारे आप, एक सवाल ये भी था। और मेरे ख्याल से बैंक अधिकारियों से कैसे बात करनी है भी आपका क्लियर हो गया होगा। और मजिस्ट्रेट का आदेश की अवहेलना, अगर आप लोगों में इतना दम है, मान लीजिए मजिस्ट्रेट आपकी नहीं सुनता और वो आप पे आरोप लगा देता है कि आपने न्यायालय के आदेश का अपमान किया है, अगर वो मजिस्ट्रेट आपको 1 महीने 2 महीने जेल करता है, भेजता है, तो इसमें कोई आपत्ति है? यदि आपकी संपत्ति बचती है तो कोई आपत्ति नहीं। बताइए। कोई आपत्ति नहीं। आपकी एफआईआर जो आप करोगे, मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो उनका बाप रोथशाइल्ड बैठा है उसके खिलाफ जाने की किसी भी उसकी औकात नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक एसएचओ है, मैं था, देवेंद्र भाई थे और 1-2 साथी और थे। हम एसएचओ के पास गए, हमने कहा कि हमें कुछ सेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज कराना है, हम आपको एविडेंस भी देंगे, सब कुछ हम देंगे आपको। तो उस एसएचओ ने क्या किया, उन्होंने कहा जी आप सेक्शन बताइए। हमने कहा कि सेक्शन 230 से लेके 254 तक और 489 तक, इनमें से कोई सी भी एक सेक्शन में आप हमारा मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उसके सारे एविडेंस हम देंगे। तो वो भारतीय दंड संहिता की पुस्तक को उठाता है और उसमें देखकर वो कहता जी इसमें तो मैं क्या, पूरा जो पुलिस का महानिदेशक डीजीपी बोलते हैं वो भी नहीं कर सकता। तो ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये षड्यंत्र ऐसा है, जब ये षड्यंत्र को समझकर और आप जब फाइट करने निकले हो तो इससे ये मत समझिएगा कि आप कोई छोटा काम कर रहे हो। आप यकीनन राष्ट्र हित के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जिस बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से इन लोगों ने आपको गुलाम बना रखा है, उसके पूरे के पूरे ताना बाना को आप चैलेंज कर रहे हो। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। तो फिर उस एसएचओ से हम ये कहते हैं कि जितनी आप 2 लाख ले लीजिए, 10 लाख रुपए ले लीजिए, इवन यहाँ तक देवेंद्र भाई बोलते हैं कि जितनी पूरे, जब तक आपकी सर्विस है, जब तक आप ड्यूटी पे हो, इतने आप हमें मुंह खोलिए और लेकिन ये मुकदमा दर्ज करा जाइए। तब भी वो एसएचओ ये कहता है कि मुझे नौकरी के साथ साथ अपनी जान से हाथ नहीं धोना। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र से हम तभी जीत पाएंगे जब एक लोग इस प्रकार से हुंकार भरेगा कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जब आप लोग ये समझ जाओगे कि एक्चुअल में आप भी सरकार हो, डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो आपके ही हाथों में होती है, तो उस दिन ये समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आपके हाथों में आ जाएगा और आपके अनुसार चलना शुरू कर देगा। तो इसीलिए आप जनता सरकार मोर्चा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में आए। आप लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से 3 दिन का समय निकाला। मैं ये समझता हूं कि यदि आप इस 3 दिन में यहाँ रुके रहे, जो आप 4 धामों की यात्रा करते हो उससे भी बढ़कर ये आपकी 3 दिन की यात्रा थी। तो लास्ट बार मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने इस राष्ट्र चिंतन के लिए 3 दिन का समय निकाला और 7,32,000 से ज्यादा जिन क्रांतिकारियों की हम बात कर रहे थे, उन शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए आप निकले। यदि आप इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग में जाने के बाद यदि आपको कहीं ना कहीं ये लगे कि ये महत्वपूर्ण बातें नहीं थी, तो आप निश्चित रूप से आप अपने घरे बैठ जाइएगा। अगर आपको लगे कि सुनील भाई या फिर अक्षय भाई जो भी, या फिर मैंने जो बात आपको बताई कि ये गंभीर बातें थी और ये आपके आने वाली पीढ़ी को बचाने की बातें थी, तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा, दहाड़ना पड़ेगा। जब तक देश में स्वावलंबी और स्वराज नहीं आ जाता, जब तक पूरे 7,32,000 से ज्यादा शहीदों का सपनों का भारत नहीं बन जाता, जब तक आपको रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, लड़ना है और उन राजनेताओं को आपको ललकारना है कि आप हमारी वोट से प्रधानमंत्री बनते हो, राष्ट्रपति बनते हो, एमएलए बनते हो, विधायक बनते हो। जब तक आपको दहाड़ना है, चीखना है, चिल्लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी खून बाहर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई। एक विशेष चर्चा है जो टोल के लिए, वो 22 ये एक सवाल है, क्या आज भी रुपए की स्टैंडर्ड वैल्यू कानून में है?
या इसको हटा दिया गया है। देखो, कभी भी स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुआ करते। पूरी दुनिया में कोई एक जन ये कह दे या कुछ लोग ये कह दे कि हम तो किलोग्राम को 900 ग्राम का बनाएंगे, तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। कोई किलोमीटर को 900 मीटर का कह दे तो हलचल मच जाएगी। तो कभी भी स्टैंडर्ड खत्म नहीं हुआ करते। और अगर कोई ये करता है तो उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सिस्टम बनता है, जो इन्होंने खुद अपने इस कानून में ही डाल रखा है। इन्होंने बनाया है कॉइनेज एक्ट 2011, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई ये कहते कि स्टैंडर्ड नहीं है जी अब कोई, तो किलोमीटर का मतलब 100 मीटर को किलोमीटर कह देंगे क्या? नहीं। या 1500 मीटर को किलोमीटर कह देंगे क्या? ऐसा नहीं होता। तो आज पुलिस जो है, वो पुलिस जो काम कर रही है वो 1861 के आईपीसी के कानून के अनुसार कर रही है, पुलिस एक्ट के अनुसार, इंडियन पुलिस एक्ट 1861। तो 1861 का जब चल रहा है तो सिक्के का 1906 का कानून भी चल रहा है। ज्यादातर कानून वही है जो 1947 से पहले के। हाँ भाई, तो एक जो ये पर्चा है इसके बारे में भाई। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। करते हैं जिनका दिलों पे राज होता है, वरना कहने को तो मुर्गे के सिर पर भी ताज होता है। आपने हुकूमत करनी है कैसे, लोगों के दिलों पे राज करना है कैसे। किसी भी भाई का जनता सरकार मोर्चा के नाम से किसी से कोई फालतू पैसा नहीं लेना है। सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी से 1 रुपया आपने फालतू नहीं लेना है कि इतने रुपए मुझे दे दे और मैं आपका काम करा दूंगा। अगर कोई ऐसा मिलता तो उसके बारे में सूचना देनी है जो एक्टिव सेशन। दूसरा, टोल कर्मी जो है टोल नाकों पे हमसे गुंडागर्दी करते हैं। जब हम परिवार के साथ अकेले जाते हैं, हमारे साथ लेडीज होती है या कुछ भी, तो टोल वालों के लिए अभी इसके बाद टोल पर जाना है। जो साथी जाना चाहता है वो अपने व्हीकल पे जा सकता है हमारे साथ। तो टोल की क्या बात है कि हमसे फास्टैग के रूप में हमसे रुपया लिया जाता है। अगर हमारे फास्टैग में रिचार्ज ना हो या बाय द वे हमारा फास्टैग ना लगाओ तो हमसे पैसा डबल वसूलते हैं। ऐसा ही होता है जी? हाँ जी। तो डबल वो वसूल नहीं सकते। कारण है कि हमारे जो मुद्रा का है, हमारी करेंसी का, भारतीय करेंसी का डिवैल्यूएशन करना भी एक दंड अपराध है एक धारा के अनुसार। और उसके लिए भी अभी हम जाएंगे तो संजय जी के साथ, और वहाँ पे अभी टोल पे ये कार्रवाई करेंगे। तो जो साथी जाना चाहता है बड़े प्रेम से आ सकता है हमारे साथ जी। धन्यवाद। देखो, टाइम थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो ये काम तो ये कर ही लेंगे। कर लोगे ना? टोल वाला ये लिखने वाला कुछ नहीं करना, टोल पे जाना है कि जी हम तो कैश देंगे और इतना ही देंगे जितना ऑनलाइन है। 100 जो भी आपका पुलिस वाला नंबर है उस पर फोन सभी तो कर रहे हो। जो गाड़ियां है ना, गाड़ी हाँ बस वो लगा लो। नहीं, मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, लेकिन इच्छा है मेरी। ग्रुप में आ जाएगा, प्रिंट ले लिया। हाँ, ग्रुप में सुन लो एक बार, सुन लो पहले। पुलिस को बुलाना है और ये पर्चे पे जो लिख रखा है इसको लिख के बोल देना कि ये मेरी FIR है, करो इनके खिलाफ। पुलिस वाला वहीं को खिला देगा और टोल वाले भी। ये इतना बड़ा काम है। टोल वाले की कोई हिम्मत नहीं है कि मेरे रुपए की कीमत आधी कर दे। कैश दे तो 50, ऑनलाइन ले तो 100। इसका मतलब मेरे रुपए की कीमत कैश में कितनी कर दी? आधी। और ये दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो सारे साथी इधर आ जाएंगे, आ जाओ जी। फिर